हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि मैं मैथ की प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं एनटीपीसी के लिए, क्योंकि अभी एनटीपीसी का जो हमारा एग्जाम है वो 5 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। एनटीपीसी के एग्जाम 5 जून से 24 तारीख तक, पहले 23 तारीख तक था, अब एक दिन और बढ़ गया। ठीक, अभी जल्दी में नोटिस आया था। ठीक, तो अब 5 तारीख से 24 तारीख तक एनटीपीसी के एग्जाम है। और जिन्होंने भी मतलब जिनका भी एग्जाम है, तो अब लास्ट टाइम है, दबा के मेहनत करो। ठीक, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इनमें तो जितने ज्यादा हो प्रैक्टिस सेट लगाओ। ठीक, मॉक टेस्ट दो, क्योंकि आपको आदत होनी चाहिए कि 100 क्वेश्चन आप 1.5 घंटे में कर सको। ठीक, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और इससे पहले हमारे 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उन्हें भी देख लेना। ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। और जो हमारे प्रैक्टिस सेट है वो कितने 20 क्वेश्चन के होते हैं। ठीक, वैसे एक्चुअल एग्जाम में वो कितने आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ में। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं, ये 20 क्वेश्चन है, ये सारे पीवाईक्यू हैं। ठीक, क्योंकि लास्ट टाइम में जितने ज्यादा आप पीवाईक्यू लगाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। ठीक, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, कुछ नए क्वेश्चन नहीं मिलते। ठीक, लास्ट टाइम में पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाओ। और मैं जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ ये भी सारे पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन है, यानी कि जो एनटीपीसी 2019 वाला जो है वहां से मैं कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ, और जो रिसेंट के एग्जाम हुए हैं रेलवे के ही। ठीक, यानी कि जैसे आरपीएफ एसआई का हुआ था, कांस्टेबल के हुए हैं, एएलपी का हुआ है, जेई के हुए हैं। ठीक, तो वहां से मैंने ये क्वेश्चन सारे उठाए हैं, तो कोई नए क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक, देखो इसे आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो और वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। मैं देखो वैल्यू पुटिंग से करवाता हूँ इसे। ठीक, तो वैल्यू पुट हमें काय की करनी है, चाहो तो आप ए की भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन फायदा नहीं, टी की वैल्यू पुट कर लो। टी के अगर हम जीरो पुट करें तो साइन जीरो हो जाएगा, जीरो यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। और यहाँ पे नीचे बन जाएगा जीरो, यानी कि 1/0। तो क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव। तो इसका मतलब हम जीरो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जो वैल्यू पुट करते हैं ना, इस बात का ध्यान रखना होता है कि इन्फिनेटिव नहीं बनना चाहिए हमारा। ठीक, तो इसका मतलब टी अगर हम 45 पुट कर दें, 45 डिग्री। ठीक, तो यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन 45। ठीक है, साइन 45 क्या होता है, 1/√2, यानी कि हो जाएगा एक्स बराबर ए अपॉन √2। ठीक, और जब इसमें पुट करेंगे यानी कि वाई इक्वल टू बी टेन 45, टेन 45 क्या होता है 1। ठीक, यानी कि वाई बराबर हो जाएगा बी। तो यहाँ से हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, इसका मान पूछा है, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स का मान ये है a/√2, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, और 2 पहुंच जाएगा ऊपर, ये रहा। ठीक, अब माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक, वाई क्या है हमारा, बी है, इसका मतलब बी स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, यहाँ बचेगा खाली 2। ठीक, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, यहाँ बचेगा 1। दो में से एक जाएगा ए, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए, जो कि ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा, सही है। तो ऐसे कर सकते हो। अब देखो मैं बताऊं, अगर आपको वैल्यू पुट नहीं करनी आती आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे, देखो यहाँ जैसे a/x दिया है, तो x इधर ले जाए तो a/x हो जाएगा, और साइन टी को इधर ले जाए तो 1/sin t हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार इधर हो जाएगा 1/sin t, इधर क्या हो जाएगा a/x, यानी ये a/x। इसी प्रकार इधर भी कर लेंगे, यानी हमें निकालना b/y। तो y को इधर ले जाएंगे, tan को इधर ले जाएंगे। ठीक, यानी कि क्या हो जाएगा, b/y इधर हो जाएगा 1/tan t, इधर हो जाएगा b/y, ये। ठीक, यहाँ से इसका मतलब कह सकते हैं a बटे जो x है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/sin t का मतलब होता है कोसेक t। ठीक, और इधर b/y की वैल्यू क्या आ गई, यानी 1/tan t का मतलब कोट t। अब यहाँ से हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। देखो a/x का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं इसे, इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि ये है a/x का होल स्क्वायर माइनस b/y का होल स्क्वायर। ठीक, यही है ना। ठीक, इसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a² अपॉन x², बात मतलब एक ही है। अब a/x क्या हमारा कोसेक टी निकल गया, तो इसे लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर टी माइनस b/y क्या कोट टी, तो इसे लिख सकते हैं कोट स्क्वायर टी। अब देखो कोसेक स्क्वायर टी माइनस कोट स्क्वायर टी क्या होता है, 1 होता है, तो फॉर्मूला सीधा। ठीक, बस सिंपल सी बात है। तब भी क्या है हमारा 1।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए। ठीक, इसमें कह रहा है कि यदि P बराबर, मतलब ये दिया है, क्यों ये दिया है, तो P बटे क्यों निकालना हमें। देखो, जब P बराबर दिया है हमारा ये, यानी कि 0.3 इंटू 0.3, यानी इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ दिया 0.03 इंटू 0.03, इसे भी इस प्रकार लिख सकते हैं 0.03 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस, अब देखो 0.6 है, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 0.3, ठीक, 2 हो जाएगा 6, अब मल्टीप्लाई फिर क्या है 0.03, अब देखो यहाँ से क्या बनना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। इसका मतलब कह सकते हैं p इक्वल टू 0.3 माइनस 0.03 का होल स्क्वायर भी इसे कह सकते हैं, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा 0.3 में से जब 0.03 जाएगा, यानी कि 30 में से 3 जाएगा 27, यानी 0.27 का होल स्क्वायर, ये आगे p की वैल्यू। अब क्यों की वैल्यू हमें दी है, ये क्या दी है 0.54, बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ, चाहूँ तो मैं इसे डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ। p अपॉन क्यों निकालना है हमें, ठीक, p अपॉन क्यों, p क्या 0.27 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 बार लिख सकते हैं 0.27 ये, अपॉन क्यों, क्यों क्या 0.54 ये, देखो ऐसा सीधा कर लेंगे, 27 दूनी 54, नीचे बचा 2, और 0.27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 दूनी 26, यानी कि 0.135, क्या आ जाएगा 0.135, किसमें दिया है, ये रहा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बस मतलब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन थी। कीजिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ए और बी द्वारा काम करने की क्षमता का अनुपात दिया है 3:4, यदि ए काम पूरा करने में 12 दिन लेता है तो बी द्वारा समान काम पूरा करने में लिया गया समय कितना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एफिशिएंसी में दे दी, ए काम पूरा करने में 12 दिन लेता है और ए की एफिशिएंसी है 3, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा ये, ठीक, यानी कि 36। अब क्या पूछा है, यानी बी का बताना है हमें काम, बी की एफिशिएंसी है 4, 36 को जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9, तो 9 दिन लेगा बी, यानी कि ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, यानी प्राकृतिक संख्या n है, यानी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे 6 की पावर n है, ठीक, अगर मैं 6 की पावर कुछ भी कर दूं तो इसका यूनिट डिजिट हमारे 6 ही आएगा, ठीक, क्योंकि देख सकते हैं जैसे 6 की पावर मैंने 1 करी तो जब भी 6 ही आया, 6 की पावर 2 करी तो आया 36, 6 की पावर 3 करी तो कितना आया 216, ठीक, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है हमारा 6 ही आ रहा है बार बार, ये रहा, ठीक, तो 6 की पावर कुछ भी कर लो तो यूनिट डिजिट जो आता है वो हमेशा 6 ही आता है, ठीक, और सेम 5 के साथ है, ठीक, यानी कि 5 की पावर अगर n है, ठीक, तो ये 5 की पावर कुछ भी कर लो, यानी 5 की पावर 1 करेंगे तो लास्ट में जब भी 5 आएगा, 2 करेंगे तो 25, यानी उसके बाद लास्ट में 5 आया, 3 करेंगे तो 175 125, उसके भी लास्ट में 5 आया, तो उसके भी यूनिट डिजिट क्या होगी 5 ही होगी, तो ये कह सकते हैं यानी कि 6 की पावर n है, इसके लास्ट में हमेशा 6 ही आएगा, ठीक, अरे 5 की पावर n है, इसके लास्ट में हमेशा 5 आएगा, 6 में से 5 जब घटाएंगे, ठीक, तो 1 आएगा, तो हमेशा इसका अंतिम अंक जो होगा वो 1 होगा, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही है, ठीक, कह सकते हैं मतलब कुछ भी, जैसा 6 की पावर n है तो इस प्रकार कोई भी वैल्यू आई उसके लास्ट में आया 6, फिर सेम 5 के साथ होएगा, इस प्रकार कोई वैल्यू आई उसके लास्ट में आया 5, ठीक, जब इन्हें हम घटाएंगे तो सबसे पहले इन्हें घटाएंगे, 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक, तो ऐसे किया है ये मैंने थोड़ा सा आपको अ, मतलब सिंप्लीफाई करके बताया है। अब देखो कीजिए इसे, देखो कुछ नए क्वेश्चन नहीं थे एग्जाम में, मतलब ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे 30 क्वेश्चन है, ठीक, 30 क्वेश्चन में से 20 जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इजी ही आएंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक, और जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो मॉडरेट आएंगे, और जो 5 क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप हार्ड कह सकते हो, वो सिर्फ आपके लिए हैं, ठीक, अगर आप चाहो इन्हें भी अगर ध्यान से पढ़ोगे, जैसे 5 क्वेश्चन अगर मैं मॉडरेट की बात करूँ ये वाली, अगर आप इनमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो ये भी इजी ही होते हैं, हो जाएंगे, तो ये थोड़े क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़े कैलकुलेटिव हो सकते हैं, इनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड दे दी, या कोई न्यू टाइप पूछ लिया, हालांकि न्यू टाइप तो एक या दो ही
दो क्वेश्चन में पूछेगा ज्यादा, 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं न्यू टाइप के, न्यू टाइप कुछ नहीं होता। ठीक, बस लैंग्वेज जो होती है ना क्वेश्चन की उसे घुमा देते हैं, उसकी वजह से लगता है कि क्वेश्चन हार्ड बन गया। ये जो 5 क्वेश्चन है हार्ड वाले, ये थोड़े से अगर इन्हें थोड़ा दिमाग लगा कर करोगे तो ये भी हो जाएंगे। ठीक, और जो ये 20 क्वेश्चन है ये तो ईजी ही होते हैं, इन्हें तो सभी करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है ज्यादातर बच्चों की, वो इन क्वेश्चनों के चक्कर में इन्हें भी बिगाड़ेंगे अपना। ठीक, मतलब 30 में से 20 क्वेश्चन तो हर कोई कर देगा, लेकिन बच्चे क्या करेंगे 30 में से उनके 15 भी नहीं होंगे। ठीक, किस वजह से? अगर उनका मैथ वीक है, क्योंकि इन्हें इन्हें भी वो नहीं कर पाएंगे इनकी वजह से, क्योंकि इनमें ही अपना इतना टाइम दे देंगे। इसलिए एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो सीधा स्किप करो। ठीक, अरे आगे बढ़ो। अब देखो इसमें बोला था 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है। ठीक, यानी 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 15 का 60 और 18 180। 180 से कौन सी कट रही है, देख सकते हैं। ठीक, 900 ही है, यानी कि 900 इज द राइट आंसर। आप देखो चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे। देखो 12, ये 1225 जो 12 से नहीं कटेगी ये नहीं हो सकता, 625 भी नहीं कटेगी 12 से नहीं हो सकता, 400 भी नहीं कटेगी 12 से, एक ही ऑप्शन था, यानी 12 से तो सिर्फ 900 ही कट रही है। तो जब 12 से ही नहीं कट रही है संख्या तो 15, 18 से जब कटेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब कीजिए इस क्वेश्चन है, ये है बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 1/2 भाग 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, धनराशि का 1/3 भाग 8 प्रति वर्ष की ब्याज दर पर और शेष भाग को 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर निवेश करता है। तीनों निवेशों से उसकी कुल आय कह दो या ब्याज कह दो, प्रति वर्ष 820 रुपए मिलते हैं। तो निवेश की गई कुल धनराशि क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि कुल राशि का 1/2 भाग, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3 है। तो हम जो वैल्यू मानेंगे वो कुछ इस प्रकार मानेंगे जिससे कि ये आसानी से हमारे सोल्व हो जाए। जैसे इस प्रकार 1/2, यानी लास्ट जो नीचे 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। तो हम जो वैल्यू लेंगे मतलब मानेंगे कि उसके पास धनराशि कितनी है, 6 मानेंगे। ठीक, और इसे हम आसान करने के लिए इसे 600 भी मान सकते हैं, क्योंकि और आसान हो जाएगा। ठीक, जो हमने मानी उसके पास धनराशि कितनी है 600। अब इसने क्या बोला, 1/2 भाग 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, इसका 1/2 कितना हो जाएगा 300। ठीक, 300 दिए उसने 5% के हिसाब से। ठीक, 5% के हिसाब से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 300 का 5% निकालेंगे, 3 पंजे 15, यहाँ से आ गया 15। अब क्या बोला इसने, और धनराशि का 1/3 भाग। ठीक, ये था 1/2 भाग। ठीक, अगर हम 1/3 भाग की बात करें, ठीक, तो 600 का 1/3 क्या आएगा, यानी कि 200। जो 200 है उसने दिए 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, यानी इसका अगर 8% निकालें तो क्या आ जाएगा, यानी 8 दूनी 16, वो आ जाएगा 16। अब इसने क्या बोला है, शेष शेष कितना बचेगा अब। ठीक, यानी कि 300, 200, 500, यानी 100 ही बचा, यानी कह सकते हैं 1/6 बचेगा भाग, यानी शेष लिख लो यार। ठीक, शेष भाग कितना बचा, 100 बचा। ठीक, तो 100 का उसने कही है लास्ट का 10% के हिसाब से दिए उसने 10%, इसका जब 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही आ जाएगा। ठीक, तो टोटल हमें कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि 15 और 16 और 10, यानी 15, 16, 31, 10, 41। तो जो 41 है उसकी वैल्यू दिया हमें 820। ये हमें निकालनी है 600 की वैल्यू, यानी कि कुल धनराशि 600 की वैल्यू निकालनी है। वैसे काटेंगे, देखो 41 दूनी, यानी एक की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। ठीक है, हमें निकालनी है 600 की वैल्यू, तो 20 में क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई 600 से, यानी कि मल्टीप्लाई 600 से, तो क्या आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 12,000 आ जाएगा। तो 12,000 किस में दिया है, ऑप्शन बी में, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक, ये बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। देखो ये भी अभी ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था अभी पहले, अब सेम क्वेश्चन आ गया, तो इसे तो आप कर ही सकते हो। देखो इसमें कह रहा है एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 20% कम दक्ष है, तो बी द्वारा काम पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या। जब बी है वो ए से 20% कम दक्ष है, यानी कि अगर ए 100 है तो 20% कम है, तो इसका मतलब वो 80% है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब ये क्या कह रहा था, एक काम 12 दिनों में कर सकता है, ए की एफिशिएंसी 5, 12 दिनों में कर सकता है, तो टोटल वर्क क्या आ गया।
ठीक, अब बी द्वारा काम पूरा करने में बी निकालना, बी कितने दिनों में काम करेगा। बी की एफिशिएंसी है 4, 4 से कर देंगे डिवाइड, यानी कि 4 या 12, 3 पंजे 15, तो जब बी है हमारा 15 दिनों में करेगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक कीजिए। देखो इसमें कह रहा है 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर आयाम, आयाम का मतलब डायमेंशन यानी कि साइड भी कह सकते हैं, वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है। मतलब ये कह रहा है, मतलब कमरा जो होगा क्यूबॉइड का आकार का होगा इस प्रकार, यानी घनाभ जो होता है हमारा, घन नहीं है घनाभ, इस प्रकार ये हमारा है घनाभ। तो इसमें दिया उसने 10 मीटर, एक की 10 मीटर और 8 मीटर और 6 मीटर, ये इसमें सबसे लंबे रखे जा सकने वाले खंबे की लंबाई। तो यानी सबसे लंबा किस प्रकार रखा जाएगा इसमें, देखो इस प्रकार रखा जाएगा, यानी कि जैसे इस कोने से मानो, ये कह सकते हैं मतलब इस कोने से इस कोने तक इस प्रकार रखा जाएगा। ठीक, यानी कह सकते हैं घनाभ का विकर्ण निकालना है हमें, बस और कुछ नहीं। तो क्या होता है घनाभ का विकर्ण, वो होता है यानी कि जो डायगोनल होता है घनाभ का, वो होता है यानी कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, और ये सब क्या रूट में। ठीक, यानी कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये सब है रूट में। यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा, 64 और 36, 100 और 100 200, ये आ गया रूट में 200। ठीक, रूट में 200 का मतलब है 100 इंटू 2। ठीक, 2 तो रहेगा रूट में और 100 आ जाएगा बाहर, यानी कि 10 रूट 2। ठीक, तो 10 रूट 2 किस में दिया है, ये रहा ऑप्शन ए में। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब भी इसी प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे होंगे। ठीक, और सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद सोल्व करके देखने हैं क्वेश्चन, जब मेरा सॉल्यूशन देखना है। यही मतलब होता है प्रैक्टिस सेट का। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, ये कोई मतलब मूवी थोड़ी है कि आप देखे जा रहे हो। ठीक, कलम चलानी है आपको अपने हाथों से खुद। देखो इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ, उसके प्रतिद्वंदी को 6800 मत मिले जो कुल मतों का 34% था। कुछ मत अमान्य थे, चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या क्रम से, अमान्य के मतों की संख्या बतानी है क्रम से, नहीं पहले बतानी है उम्मीदवार कितने मतों से जीता और फिर अमान्य मत बतानी है। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो मान लिया हमने टोटल वोट है 100, जो 48% है वो मिले जो जीता है, यानी जो विनर है उसे मिले 48%, इसका मतलब 4800 वोट मिले। अब इसने क्या बोला, ठीक, उसके जो प्रतिद्वंदी है उसे मिले 34%। ठीक, यानी कि जो लूजर है हारने वाला उसे मिले 34%, का मतलब 34। ठीक, 100 का जब 34% निकालेंगे, और इसने जो 34% की वैल्यू ये भी दे दी 68, यहाँ कह सकते हैं यानी कि जो 34 की वैल्यू है, 34 की वैल्यू दे दिया हमें ये 6800, ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यानी एक की वैल्यू क्या है, 34 दूनी 68 200। अब क्या बोला था, ठीक, देखो जब विनर को इतने मिले लूजर को इतने मिले, यानी कि विनर कितने परसेंट वोटों से जीत रहा है, यानी 8 में से 4 जाएंगे, 4 में से 3 जाएगा 1, तो इसका मतलब जो विनर है 14% वोटों से जीता। ठीक, 14% वोटों से तो जीता, और अमान्य यानी कि जीता इतने परसेंट वोटों से, 14% निकालेंगे 14 ही आ जाएगा, और जो अमान्य वोट है वो कितनी है। ठीक, यानी कि 8 और 4 12 के जोड़ेगा, अगर हम 8 4 12 को 2 का हासिल 1 4 3 7 और 1 8 82, तो 82 वोट 100 में से जब जाएंगी तो वो अमान्य ही बचेंगी, तो 100 में से 82 जाएगा 18। ठीक, तो यहाँ से कह सकते हैं हम इनवैलिड वोट, तो इनवैलिड वोट कितनी आई हमारी 18। अब निकाल सकते हैं जो पूछा है। ठीक, यानी 14 की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू में 200 दिए तो 14 की निकालेंगे, तो 14 दूनी 28, तो ये आ गई 2800। 18 की निकालेंगे, ठीक, तो इसमें 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 200 में, 18 दूनी 3600, बस यही आ गया ना 2800 और 3600। तो 2800 3600 किस में दिया है, ये रहा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीजिए। देखो जियोमेट्री से एक क्वेश्चन है,
इसमें कह रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू और आर क्रम से भुजाओं ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन। मुझे कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है एबीसी। समबाहु का मतलब तीनों साइड उसकी सेम होंगी, ठीक, ए बी और सी। अब ये कह रहा है कि पी क्यू आर है जो कि ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है, यानी यहाँ होगा पी, ठीक, यहाँ होगा क्यू, यहाँ हो गया आर, ठीक। अब इनसे जो बनना है त्रिभुज, यानी इस प्रकार हमें इसका एरिया निकालना है पी क्यू आर का, ये हमें इसका एरिया निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात है, यानी इनके एरिया बराबर होते हैं, यानी इसका भी, इसका भी और इसका भी और इसका भी। यानी कह सकते हैं जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके मध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज होता है वो पूरे त्रिभुज का 1/4 होता है, ठीक। क्या कह सकते हैं हमेशा, ये 1/4 होता है। तो अब निकाल सकते हैं, यानी कि हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, फिर उसका क्या कर देंगे 1/4, ठीक। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है यानी कि √3 4 √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या, भुजा, ठीक। ये तो है पूरे त्रिभुज का, हमें निकालना है इसका। तो इसका क्या कर देंगे 1/4 यानी 1/4, बस। अब कर सकते हैं इसे सोल्व। √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या हमारी भुजा जो कि दी थी इसमें 4 सेंटीमीटर ये, ठीक। तो 4 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 16 इंटू में 1/4, 4 चौक 16 यानी कि ये कट जाएगा पूरा, तो बचा क्या √3, तो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे क्या है √3, तो √3 दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वीडियो टक रही है क्या, लैगिंग कर रही है? देखो अब है 11वां क्वेश्चन हमारा, कीजिए इसे। देखो इस क्वेश्चन में बोला है एक दुकानदार एक रेफ्रिजरेटर को 28,448 रुपए में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो रेफ्रिजरेटर का नया विक्रय मूल्य क्या है? मतलब ये कह रहा है कि 12% का लाभ कमाता है इतने में बेचकर, यानी कि ये 112% की वैल्यू हमें दी है कितनी, 28,448, ये, ठीक। हमें निकालना है अगर वो घटकर उसका लाभ 8% हो गया, मतलब 108% की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक। तो हम निकाल सकते हैं कैसे, यानी कि 28,448 को डिवाइड कर देंगे 112 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 108 से, ये है इसका बेस्ट मेथड। काटेंगे इसे 4 से, अगर हम काटें 4 दूनी 8, 3 11, 4 अट्ठे 32, इसे 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ठीक। 28 से सीधा कट सकता है, यानी कि 2 से काटो पहले, तो यहाँ जाएगा 14 दूनी 28, इसे काटेंगे, ठीक। यानी कि 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। अब इसे 14 से काटेंगे, कट जाएगा, ठीक। 14 एकम 14, ठीक, 0, फिर 14 एकम 14, 6 2 8 यानी 14 पंजे 70, 14 छिंग 84। अब 27 की हो जाएगी इसमें मल्टीप्लाई, यानी कितना है 1016 में मल्टीप्लाई किसकी होनी है 27 की, तो लास्ट में 2 आएगा, तो यानी कि 7 छिंग 42, लास्ट में क्या आएगा 2, 7 छिंग 42 और 7 एकम 7 और 6 दूनी 12, 12 7 19, अगर इन्हें हम चेक करें यानी कि 7 2 9 4 3 7 2 9, इसे चेक करें 6 2 8, 3 11, 4 15, 2 17, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हमारा 9 का मल्टीपल है ना ये, तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से हम देखेंगे तो ये ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक। तो इसकी हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो करो 12वां क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें बोला है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 168 है तथा एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर 120 है यदि पहली संख्या 72 है, ठीक। तो दूसरी संख्या में बतानी है। अब देखो इसका जो सबसे बढ़िया मेथड है वो है ऑप्शन की सहायता से करना। अगर इसे हम ऐसे करने लगे ना, मान के जैसे एक संख्या मानेंगे हम एच ए, दूसरी संख्या माननी पड़ेगी हमें एच बी, ठीक। इनका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, एच ए बी आ जाएगा इनका एलसीएम, और जो एच सी एफ आएगा, ठीक, वो आएगा हमारा एच, ठीक। फिर इनका योग निकाले, एलसीएम और एचसीएफ का जब योग निकालेंगे तो वो आ जाएगा एच कॉमन आ जाएगा, नहीं ए बी +1,
ये यानी कि 168। ठीक, फिर इनका और अंतर निकालें तो यह आएगा HAB-1 क्या दिया है 72। ठीक, तो इस प्रकार करेंगे तो बहुत मतलब 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले जाएगा, तो ऐसे नहीं करना। देखो इसका बेहतर मेथड मैं बताता हूँ, ऑप्शन की सहायता से करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे? पहली संख्या तो हमें 72 दी है ये रही, ठीक, दूसरी संख्या में बतानी है तो दूसरी संख्या में ऑप्शन की सहायता लेंगे। हमने पहली संख्या पुट करी यानी 36 मानी हमने। ठीक, अब करके देखो, अगर हमने इनका एलसीएम निकाला, ठीक, 72 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो 72 ही आएगा। ठीक, और एचसीएफ निकालें तो वो 36 ही आएगा। अगर इन्हें जोड़ें तो 6 2 8 और 7 3 10 108 आया, जो कि हमें बताया था इनका योग है 168। इसका मतलब ये गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारा गलत। अब दूसरा ऑप्शन पुट करेंगे, यानी दूसरा दूसरा ऑप्शन उठाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन लिया हमने 12। अब 12 को देखेंगे करके, ठीक, तो इसका एलसीएम क्या रहेगा 72 ही आएगा, और एचसीएफ क्या आएगा 12 आएगा। ठीक, अगर इन्हें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 84। ठीक, 84, जबकि हमारा योग कितना 168। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक, अब तीसरा ऑप्शन उठाएंगे जो कि दिया है 48 ये। अब इनका एलसीएम निकालेंगे अगर हम तो आएगा 24 दूनी 48 और 24 थी 72। इसका मतलब ये आएगा 24 24 छिक्का 6 चौक 24 को 4 का हासिल 2 6 दूनी 12 14, तो 144 आ गया। और एच से निकालें तो आ जाएगा 24 ही। ठीक, और इन्हें जोड़े हम यानी कि 4 और 4 8 और 14 2 16। देखो आ गया ना योग 168। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। और इन्हें हम घटाएं इन दोनों में से, 144 में 24 जाएगा तो आएगा 20। ठीक, 120, तो अंतर 120 ही दिया है। इसका मतलब ऑप्शन जो सी है हमारा वो सही है। ठीक, तो ऑप्शन की सहायता से करना है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए, इसमें पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी 13 23 और 871 का चौथा अनुपात बताना है। ठीक, तो चौथा अनुपात यानी ए, जो तीन संख्या होते हैं ए बी सी, इनका जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है बी मल्टीप्लाई सी अपॉन ए, यानी कि कह सकते हैं 23 मल्टीप्लाई 871 अपॉन 13। ठीक, 13 से अगर इसे काटें तो 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, यानी कि 13 छिंग 78 और 13 सत्ते 91, ये आ गया 67। 23 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 सत्ते कितना होता है 161, 7 21 7 दुनिया 161 को एक कहाँ से 16, और 23 छिक्का 138, 138 और 16 154। ठीक, तो ये किसमें दिया है ऑप्शन डी में, तो यानी 1541। इसका सही आंसर क्या है 1541। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए, देखो इसमें कह रहा है धातु से बने स्पंज की कीमत 435 रुपए से बढ़कर 522 रुपए कर दी गई, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मतलब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, यानी कि 522 में से अगर हम 435 घटाएं, ठीक, किस पर वृद्धि निकालनी है हमें 435 पे ही निकालनी है, मल्टीप्लाई 100, बस यही तो था। यानी कि 12 में से 5 जाएगा 7, 11 में से 3 जाएगा 8, यानी 87, यहाँ 435 मल्टीप्लाई 100। ठीक, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, यानी सीधा 5 से कट रहा है। ठीक, और 5 से काट देंगे 20 बार, तो हमारा 20% वृद्धि आ गई, जो कि दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब 15वां क्वेश्चन है, कीजिए। इसमें कह रहा है यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है हमें 5544 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या है। देखो आयतन पूछा है ना, तो इससे हम 11 के मल्टीपल से चेक करके देख सकते हैं, यानी कि 3 और 8 11 और 9 20, 20 में से जब 8 जाएगा तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसे चेक करेंगे 3 और 8 11, 4 15 और 6 और 6 12, इनका डिफरेंस आएगा 3, ये भी नहीं है। इसे चेक करेंगे 3 और 8 11 और 8 19, 19 में से अगर 8 जाएगा तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा ये, इसका मतलब ये हो सकता है 3 और 8 11, ये भी नहीं हो सकता। तो देख सकते हैं इसमें ऑप्शन जो एक है सी, वही 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा सीधा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। तो 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी के हिसाब से। अब अगर हम बेसिक सा करते हैं, अगर मानो 11 का मल्टीपल इसमें 2 ऑप्शन होते तब तो हमें सोल्व ही करना पड़ता। अब देखो सोल्व कैसे करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया है ये 5544। यहाँ से निकालते हैं हम आर की वैल्यू। ठीक, क्या थी, इसे 4 से काटेंगे तो
4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 4 छिंग 24। ठीक, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, क्या है 1386। ऐसे हम काटें 11 से काटें, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छिंग 66, और 2 से काटें, ठीक 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, तो आ जाएगा 63, यानी आर स्क्वायर आ जाएगा 63 इंटू 7। यानी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 63 को लिखेंगे 9 सत्ते 63, यानी 7 बाहर आ जाएगा, फिर 9 से 3 बाहर आ जाएगा, 7 या 21, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 21। अब कर सकते हैं, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, बस, यानी 4/3 पाई है 22/7, आर क्या हमारा 21, यानी 21 की क्यूब। इसे हम सोल्व कर लेंगे, बस सोल्व कर पाए यही आ जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए। देखो इसमें कह रहा है राधा अपनी आय का x% बचाती है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है, तो x का मान क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो हम इनकम जो है ना उसकी वो 100 मान लेंगे, यानी ये इनकम है, यहाँ मान लिया हमने सेविंग बचत, ये हमारी इनकम है, यहाँ सेविंग मान ली, यहाँ हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा खर्चा। ठीक, तो इनकम मान ली हमने 100। अब ये कह रहा है कि 28% की वृद्धि हुई इनकम में, तो 28 रुपये बढ़ गई होगी, 100 का जब 28% निकालेंगे। जो सेविंग है, ठीक, वो x% बचाती है, यानी सेविंग हो जाएगी x, और जो एक्सपेंडिचर है खर्चा वो हो जाएगा 100 माइनस x। ठीक, ये अब इसने क्या बोला, जो x% बचाती है, ठीक, और जो हमारा व्यय है उसमें हुई 20% की वृद्धि, यानी एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि। जब इसका 20% निकालेंगे, 100 माइनस एक्स का 20% निकालेंगे, यानी कि इंटू में 20/100, यानी कि 20 पंजे 100, तो नीचे क्या आ जाएगा 5, ये आ जाएगा इसका 20%। ठीक, और जो बचत है 40% से बड़ी, यानी एक्स का जब हम 40% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स इंटू, यानी कि 2/5। ठीक, यही आएगा। अब इन्हें सोल्व कर देंगे, यानी कि 28 इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 2x/5 प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन 5, बस, क्योंकि हमारी इनकम इतने से बढ़ी है और बचत इतने से बढ़ी और एक्सपेंडिचर इतने से बढ़ा, यानी कि बचत और एक्सपेंडिचर को जोड़ दें तो इतनी ही बढ़ेगी ना इनकम, बस इसे सोल्व कर देंगे। अगर इसे हम सोल्व करते हैं, देखो 5 ले लेंगे एलसीएम, यहाँ 2x है, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ बचेगा 1x, यानी कि कह सकते हैं इधर बचेगा हमारा 100 प्लस एक्स, नीचे हमारा 5, 5 फिर 28 की मल्टीप्लाई होगी, तो इधर क्या आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 4 14, यानी कि 140, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 100 इधर आने पर 40। ठीक, यही निकालनी थी हमें, तो 40 किस में दिया है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब भी इसी प्रकार कर रहे होंगे। ठीक, और अपनी तैयारी को बेहतर लेवल पर ले जा रहे होंगे। और ये लास्ट टाइम है ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ, मैथ की प्रैक्टिस करो दबा के, बस और कुछ नहीं करना। ठीक, जितने PYQ हैं उन्हें लगाओ। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है एक समूह में कुछ छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है, यदि 160 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं तो समूह के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई 0.8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। प्रारंभ में समूह में छात्रों की संख्या कितनी है। देखो इसके भी दो मेथड है, मैं पहले बेसिक से बताता हूँ। समूह में कुछ छात्र हैं, मानो उनके जो समूह में कुछ छात्र हैं वो मान लिया हमने एक्स छात्र, उनकी ऊंचाई ही 156 सेंटीमीटर ये। ठीक, अब ये कह रहा है कि 160 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले, यानी कि 160 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 5 छात्र हो गए शामिल। ठीक, अब टोटल छात्र कितने हो जाएंगे x प्लस 5 ये। ठीक, जो इन टोटल जो छात्र हैं उनकी औसत ऊंचाई 0.8 से बढ़ गई, यानी कि 156 थी पहले, तो कितनी होगी 156.8, बस। इसे आप सोल्व कर सकते हैं, चाहो तो इसमें डेविएशन मेथड लगा सकते हैं या ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, अगर आप डेविएशन लगाओगे कैसे, मानो हमने एवरेज मान लिया 156.8, तो यहाँ जो डेविएशन आएगा वो तो आ जाएगा 0। ठीक, यहाँ कितना आएगा, जब 160 में से 156.8 घटाएंगे तो आएगा 3.2, यहाँ जाएगा 3.2 डेविएशन प्लस का, और जब इसमें से 156 में से 156.8 घटाएंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 0.8 का डेविएशन। अब इसे भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि x इंटू माइनस का 0.8, ठीक, प्लस 5 इंटू 3.2 इज इक्वल टू, जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 ही आ जाएगा।
ठीक, अब इसे सोल्व करेंगे यानी कि ये आ जाएगा माइनस के 8/10 x, ऐसे भी कह सकते हैं पॉइंट हटाने के लिए। 5 दूनी 10, 5 से 15, 1 16। ठीक, यानी आ जाएगा प्लस के 16 इक्वल टू 0। ये इधर पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, यानी कह सकते हैं 16 है वो आ जाएगा 8x इक्वल टू 10। इसे हम 2 से काट देंगे तो 8 दूनी 16, 10 की हो जाएगी मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 20। तो हमारे x क्या आ गया, 20 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं x आ गया हमारे 20। तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगर आपको डेविएशन समझ में नहीं आया तो देखो आप, मतलब चलो मैं बता दूं, यहीं से बता रहा हूँ, मतलब इसके आगे चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो इसके आगे बता रहा हूँ, ये समझ में नहीं आया डेविएशन आपको, तो आप सीधा भी कर सकते थे, यानी x की मल्टीप्लाई किसमें, 156 में, ये प्लस 5 की मल्टीप्लाई किसमें, 160 में, ये, और बराबर किसके, यानी x प्लस 5 की मल्टीप्लाई किसमें, 156.8 में, ये 156.8। तो आप चाहो ऐसे भी, इसे भी सोल्व करने पे हमारा जब भी क्या आ जाएगा 20। लेकिन डेविएशन जो हम लगाते हैं वो जिससे कि हमारी कैलकुलेशन बच जाए, बस और कुछ नहीं। अब देखो चाहो तो आप इसे सीधा भी कर सकते थे, वो कैसे वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो इसमें कह रहा था कि 156 की औसत ऊंचाई थी हमारी, कुछ छात्र थे, मानो वो छात्र थे एक्स मान लिए हमने, ठीक, और जो 5 छात्र है उनकी औसत ऊंचाई थी 160 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर उसके बाद जो उनकी टोटल जो जब छात्र उसमें इंक्लूड हो गए तो उनकी होगी 0.8 सेंटीमीटर से बढ़ गई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, अगर मानो उन 5 छात्रों की हाइट ही हमने मान ली 156.8 ही होती, अगर होती, ठीक, तो इसका मतलब 3.2 उनकी ज्यादा हाइट है। ठीक, यानी 3.2 जो है, अगर इनका हम योगफल निकालें, वो 5 छात्रों की हाइट है 3.2, यानी कि इसे कह सकते हैं, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 5 दूनी 10, 5 से 15, 16, यानी जो 16 है ये उन्होंने दी किसको, यानी इन वाले छात्रों को दी होगी। ठीक, यानी इन वाले छात्रों को दी होगी। अरे जो इन वाले छात्रों की जो हाइट है वो किसके बराबर है, लेकिन इनकी 0.8 से बढ़ी है। तो ये 0.8 से जो बढ़ी है किसके बराबर होगी, जो 5 छात्र थे ना हमारे जिनकी हाइट 3.2 जो हमारी एक्स्ट्रा थी, इनके बराबर होगी। तो यहाँ से भी हम कर सकते थे, यानी कि कह सकते हैं x इंटू 8/10, यहाँ 16 आ जाएगा, 8 दूनी 16, इधर जाएगा ये 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक लाइन में हो जाएगा। ठीक, थोड़ा अगर हम गहराई से सोचें, लेकिन ये सारी चीजें आप पर जब आती हैं जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, जब चीजें आपको समझ में आएंगी कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक, नहीं तो आप बेसिक से जाइए और कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कीजिए। ठीक, तो ये तो सिंपल सा है, बस इसे सिंपलीफाई करना है। इसमें बोला है 60 का 50%। ठीक, तो 60 का 50% क्या हो जाएगा, 30। जो 30 है वो 40 के 30% से कितना अधिक है, 40 का 30% क्या हो जाएगा, 4 × 12, तो 12 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, तो हमारा 18 ही अधिक है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। देखो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन हमारा इन्वर्टर हो चुका है डाउन, तो जिसके कारण ये नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो इन 2 क्वेश्चनों को मैं बाद में करवा दूंगा, आप इतनी ही वीडियो देखो। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।